नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। खाड़ी में तनाव बढ़ता जा रहा है। जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसमें अलग तरह का तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका ईरान वार पर तो अपडेट दूंगा ही मैं आपको, लेकिन उस वार के अलावा भी कई सारी जगहों पर कई तरह के ऐसे वाकये हुए हैं जिनसे और ज्यादा टेंशन बढ़ने की उम्मीद है। जैसे यूएई के ऊपर बताया जा रहा है, यूएई ने कहा है और राइटर्स ने इसकी पुष्टि की है। राइटर्स ने कहा है हाँ ऐसा हुआ था, कंफर्म किया है कि दो मिसाइलें यूएई की तरफ गिरी हैं। एक मिसाइल जो है वो उसके टेरिटोरियल वाटर के अंदर गिरी है और दूसरी टेरिटोरियल वाटर के बाहर गिरी है। अब यूएई का कहना है कि यह हमला ईरान ने किया है और यूएई ने तुरंत इसके रिएक्शन में ईरान के साथ जो उसके तिजारती रिश्ते हैं, जो व्यापारिक रिश्ते हैं, उसके जो बिजनेस के रिश्ते हैं वो तर्क कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं और अगले ऑर्डर तक ईरान के साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल लेन देन, किसी भी तरह का बिजनेस रोक दिया है। जबकि ईरान का कहना है कि हमने इस तरह की कोई हमला नहीं की। इस्माइल बघाई आए बयान देने के लिए और उन्होंने कहा कि यूएई पर मिसाइल हमले का जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है। हमने किसी भी हालत में इस पर किसी तरह का हमला नहीं किया था। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके लिए आपको फॉल्स फ्लैग समझना पड़ेगा। फॉल्स फ्लैग का मतलब कि हम हमला कर दें, इजराइल हमला कर दे और फिर कहे कि हमला तो ईरान ने किया था और बहाना मिल जाए ईरान पर अटैक करने का। आपको पहले भी याद होगा कि एक हमला हुआ था, ब्रिटेन की एक चौकी है उसके ऊपर हमला हुआ था और कहा गया था कि ईरान ने यह हमला किया है। ईरान ने 2000 किलोमीटर से दूर तक मार करने वाली मिसाइलें बना ली हैं। ईरान ने उस समय मना किया था, बाद में पता चला कि यह हमला तो इजराइल की जानिब से हुआ था। कई लोगों ने ऐसा कहा। और एक और बड़ी घटना हुई है जिसको समझना भी जरूरी है। सीरिया में एक हमला होता है। सीरिया में एक एयरबेस है, अबू दुहूर एयरबेस, इसके ऊपर हमला होता है और हमला होने के बाद यह पता नहीं चलता है कि किसने हमला किया। हर तरह का अंदेशा लगाया जाता है। कोई कहता है ईरान ने हमला किया, कोई कहता है इसने हमला किया। और ट्यूसडे की रात को इजराइल ये कंफर्म करता है कि अबू दुहूर एयरबेस पर असल में हमला उसी ने किया था और कहता है कि तुर्की वहां पर अपना बेस बनाने वाला था। जो सीरिया का अबू दुहूर एयर बेस है वहां पर तुर्की अपनी आर्मी को लगाना चाहता था, अपनी आर्मी को तैनात करना चाहता था, इसलिए हमने हमला किया। ये बात कही गई पीएमओ ऑफिस से इजराइल के। अब तुर्की का यह कहना है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, वहां ना हमारी आर्मी थी ना आगे आर्मी वहां पर तैनात करने की कोई प्लानिंग थी। सीरिया पर यह हमला गलत है। उसके बाद अमेरिका का बयान आ जाता है कि इजराइल को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए, इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। तो इजराइल जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में हमला करता रहा है, इजराइल के पास जिस तरह से कैपेसिटी है फॉल्स फ्लैग करने की, यूएई में उसी का इस्तेमाल किया गया है। या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी ऐसे जहाज पर हमला ईरान ने किया है जो वहां से पास करना चाहता था और वही मिसाइलें दुबई के वाटर में, दुबई के टेरिटोरियल वाटर में गिरी हैं। यह अंदाज लगा पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक चीज तय है और वो ये कि यूएई और सऊदी अरबिया के बीच में रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। यूएई और ईरान के बीच में रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं और पूरा मिडिल ईस्ट 3 हिस्सों में बंट गया है। एक और खबर आई थी, मैंने टीसीएन पर इस पर बात की थी, द क्रेडिबल न्यूज पर इस पर बात की थी। वो खबर ये थी कि सऊदी अरबिया ने अपने बैंकों से कहा है कि यूएई जो पैसा जा रहा है यहां से, उस पर खास निगरानी रखें। यानी इस तरह के रूल बना दिए हैं कि अब सऊदी अरबिया से यूएई पैसा जो जाएगा उस पर ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। ऐसा तब किया जाता है जब किसी मुल्क से इलीगल लेन देन हो रहा हो और जिसमें रिस्क हो। यानी सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में रिश्ते और खराब हुए हैं। आप देखिए तो 3 ग्रुप, जैसा मैंने बताया, मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। पहला ग्रुप जो बना है वो है सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की का, जिसको लेकर इजराइल काफी परेशान है। आप इसको सुन्नी ग्रुप कह सकते हैं, हालांकि सुन्नी तो सारे अरब मुल्क है। यूएई भी सुन्नी है, बहरीन भी सुन्नी है, कुवैत में भी सुन्नी है, बहरीन में शिया भी काफी है। तो सुन्नी ग्रुप इसको कहा जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन आप चाहें तो कह सकते हैं। दूसरा ग्रुप ईरान का है, जिसमें ईरान है, जिसमें हिजबुल्लाह है, जिसमें हूथी है और जिसमें हमास है और साथ में इराक की मिलिशिया भी है। इसको आमतौर पर शिया ग्रुप कहा जाता है, लेकिन हमास तो सुन्नी ग्रुप है। तो ऐसा कोई शिया सुन्नी में बटा नहीं है, लेकिन चूंकि ईरान लीडरशिप में है इसलिए इसको शिया ग्रुप कहा जाता है। तीसरा ग्रुप जिसकी बात नहीं होती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इजराइल का गैंग।
अब आप देखिए, उसको सुन्नी ग्रुप कहा जाता है, इसको शिया ग्रुप कहा जाता है, लेकिन इजराइल वाले ग्रुप को यहूदी या जायनिस्ट ग्रुप नहीं कहा जाता है। यही खेल होता है कि जब हिंदू का मामला हो, मुसलमान का मामला हो, तो तुरंत धर्म थमा दो, लेकिन जब यहूदी का मामला हो, जब जायनिस्टों का मामला हो, तो उसको कोई नाम ना दो, खामोश रह जाओ। आखिर ईरान लीड कर रहा है तो हमास के होते हुए भी आप उसको शिया ग्रुप कह रहे हो। तो फिर अगर इजराइल लीड कर रहा है तो यूएई के होते हुए उसको यहूदी ग्रुप क्यों नहीं कह सकते? इस ग्रुप में यूएई है और इजराइल है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कुवैत और बहरीन जैसे मुल्क जिन्होंने समझौता किया हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड किया हुआ है इजराइल के साथ, वो भी इसी ग्रुप में है और ये ग्रुप अमेरिका की सरपरस्ती में काम करता है। वैसे अमेरिका की सरपरस्ती में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की भी काम करते हैं। ईरान वाला ग्रुप है जो अमेरिका की सरपरस्ती को नहीं मानता है। तो ये 3 ग्रुप है और इन तीनों ग्रुप्स के बीच में अलग अलग तरह के तनाव दिखाई दे रहे हैं। तुर्की के साथ इजराइल बार बार कह चुका है कि कभी भी जंग हो सकती है, अगला निशाना हमारा तुर्की है। तो तुर्की ने सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के साथ रिश्ता बना लिया। सऊदी अरबिया को अलग डर है कि हमारे बगल में यूएई है, यूएई का इजराइल से बहुत अच्छा रिश्ता है, ये दोनों मिलकर हमें तंग कर सकते हैं, तो उसने भी तुर्की और पाकिस्तान के साथ ग्रुप बना लिया। लेकिन अगर वाकई जंग में ये दोनों मुल्क शामिल होते हैं, तुर्की या सऊदी अरबिया, तब देखना होगा कि ये ग्रुप किस तरह से काम करता है। लेकिन बाकी दोनों ग्रुप तो काम कर रहे हैं बहुत कायदे से, ये दिख रहा है। और इन सब के बावजूद ईरान को हरा पाना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं हो रहा है। 17 तारीख को खत्म हो चुका है एमओयू का मामला। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 19 अगस्त है, यानी 2 दिन बीत चुके हैं। पहले कहा गया कि बात करना चाहते हैं, फला है, ढिमका है, वो जो अमेरिका के उल्टे सीधे बयान आते रहते हैं कि वो बात करने को तैयार है, ये बात करने को तैयार है। लेकिन बिल्कुल क्लियर कर दिया है ईरान ने कि किसी भी लेवल पर कोई बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान फिलहाल खामोश है और कतर का बयान यह आया है कि ओमान और ईरान के बीच में समझौता हो जाए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, उसके बाद ही अमेरिका से कोई बातचीत हो सकती है। अभी बातचीत का कोई फायदा नहीं है। ओमान को ट्रंप धमकी दे चुका है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे जो समझौता हुआ वो हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हम ओमान के ऊपर अटैक कर देंगे। तो कुल मिलाकर मामला उलझा हुआ है और जब मामला उलझा हो और साथ में खबर यह हो कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी है वो लगातार गड्ढे में जा रही है और साथ में यह भी खबर कोड़ में खाज की तरह आ जाए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस तेजी के साथ बढ़ रही हैं, तो खाम ख्याली के अलावा ट्रंप के पास क्या ऑप्शन बचता है? तो इस खाम ख्याली में ट्रंप ने कहा कि हमने अपनी टीम को बातचीत करने से रोक दिया है। किससे बातचीत कर रही थी टीम? पानी से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी से बात कर रही थी, या अपने उन जहाजों से बात कर रही थी जिस पर जो सेलर्स हैं वो कूद कर मरने की कोशिश कर रहे हैं। हवा से बात कर रही थी, आसमान से बात कर रही थी। अरे जब ईरान बातचीत कर ही नहीं रहा है, जब ईरान का कहना है कि जब तक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो चीजें तय पाई गई थी उनको लागू नहीं किया जाता, हम कोई बात कर ही नहीं रहे, तो आपने अपनी टीम को बात करने के लिए किससे मना किया है? बात तो हो ही नहीं रही थी। अल जजीरा को यह रिपोर्ट दी गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच में अब तक जो बातचीत हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी। अब यह अब तक कब था? 1 महीना पहले, 30 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान डील के लिए तैयार नहीं होता तब तक हम बात नहीं करेंगे। ईरान डील के लिए तैयार हो बैठा हुआ है और डील तो हो चुकी है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, अगर वो नहीं लागू करना था तो कूद के साइन करने क्यों गए थे? साइन करना ही नहीं चाहिए था। महीना 2 महीना और इंतजार कर लेते और बहस कर लेते और एक एक लाइन क्लियर कर लेते, तब तो जल्दी थी कि दुनिया को दिखाएं कि डील हो गई। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया, तस्वीरें आ गई, फोटो आ गई। ईरान वाले इस मामले में होशियार थे, साथ में फोटो नहीं खिंचाई, साइन करके निकल आए। और उसके बाद जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया तो उसको लागू करने में पसीने छूटने लगे और दोबारा जंग में उतरे। जब दोबारा जंग में उतरे तो भी समझ में आ गया जीता नहीं जा सकता, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर बंद हो गई। अब ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। अब सोशल मीडिया पर तो कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। पाकिस्तान पोस्ट कर सकता है कि लंदन हमारा हिस्सा है, इंडिया पोस्ट कर सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हमारा हिस्सा है। इंडिया में बाबा लोग हैं जो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो अस्त्रालय है जहां राम जी ने अपने हथियार रखे थे।
तो सोशल मीडिया पर तो कोई भी नौटंकी हो सकती है और ट्रंप आराम से ये लिख सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका हिस्सा है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो दुनिया जानती है। और इसीलिए जो ही उसने ऐसा लिखा, जो ही एक नक्शा लगाया जिसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर न्यू अमेरिकन एरिया लिख दिया कि नया अमेरिकी इलाका है ये, तुरंत उसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई का एक पोस्ट आता है, ट्विटर पर पोस्ट आता है और उसमें वो लिखते हैं, जो लिखते हैं उसको हिंदुस्तानी में मैं पढ़ देता हूं। वो लिखते हैं कि कुछ ख्वाब हकीकत से बहुत दूर होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल पाने में अमेरिका की नाकामी और उस पर अपना हक जताने के दावे के बीच का फर्क वाशिंगटन डीसी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच की 7,000 मील की दूरी से भी ज्यादा है। यानी जो ख्वाब आप देख रहे हैं और जो हकीकत है उसके बीच में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा फासला है जिस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। यानी जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खुलवा नहीं पा रहे हैं, जहां आपके बड़े बड़े जहाज दम तोड़ रहे हैं, जहां आपके जहाजों के सेलर अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां यह दावा करना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का हिस्सा हो गया, खाम ख्याली से ज्यादा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया के तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की अमेरिका की लगभग सारी कोशिशें पूरी तरह से बेकार हो गई हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हो ये रहा है कि लोग लगातार इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। अमेरिका के जो सिटीजन हैं, अमेरिका के जो नागरिक हैं, शहरी हैं, उनको लगता है कि बिना मतलब के हमारे पैसे और हमारे लोगों की जान तबाह बर्बाद हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चक्कर में, ईरान के चक्कर में, और ये लड़ाई तो इजराइल की लड़ाई है। तो आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार कम होती जा रही है और तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो होने वाले हैं उसमें बहुत बुरी तरह से नुकसान होने वाला है ट्रंप का। एक तरफ आप ये देखते हैं, दूसरी तरफ इजराइल के एक और बेहद करीबी दोस्त, दरअसल बर्तानिया ने ही इजराइल बनवाया था, बाल्फोर डिक्लेरेशन पे साइन करके इजराइल बनवाया था। उस बर्तानिया की हालत यह है कि आधे से ज्यादा लोग, एक सर्वे बता रहा है कि आधे से ज्यादा लोग चाहते हैं कि वहां की गवर्नमेंट ब्रिटेन में आने वाले इजरायलियों का नंबर या तो कम कर दे या तो उनको आने ही ना दे। यानी इजराइल से जो लोग ब्रिटेन में जाते हैं, इजरायली जो शहरी, इजरायली नागरिक ब्रिटेन घूमने जाते हैं या काम करने जाते हैं, उनका आना या तो कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए। ये एक दो नहीं, आधे से ज्यादा बरतानवी लोग चाहते हैं, ब्रिटेन के लोग चाहते हैं। इजरायलियों को ब्रिटेन के अंदर रूस के बाद सबसे कम पसंद किए जाने वाला ग्रुप माना गया। यानी ब्रिटेन में रहने वाले लोग जिन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उनमें नंबर 1 है रशियंस और नंबर 2 है इजराइलीज। यू गवर्नमेंट के इस सर्वे में पाया गया कि पाकिस्तानियों, भारतीयों, तुर्कों, मिस्रियों और नाइजीरियाई लोगों को लेकर इतना तमाशा मचाया जाता है कि इनको लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजरायलियों के कंपैरिजन में ब्रिटेन के लोग पाकिस्तानियों, भारतीयों, टर्कों, मिस्रियों और नाइजीरियाई लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। यानी इजरायली लोगों को अगर पलट के इसको कहना हो तो इजरायलियों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ब्रिटेन के लोग, सबसे ज्यादा रशियन से, दूसरे नंबर पर इजरायलियों से नफरत करते हैं लोग और नहीं चाहते हैं कि इजरायली उनके मुल्क में आए। केवल 5% ब्रिटिश लोगों ने कहा कि और ज्यादा इजरायलियों को आना चाहिए, सिर्फ 5%। 95% लोगों ने यह कहा कि जितने आ रहे हैं या तो उतने आए या उससे भी कम आए या एकदम ना आए तो बेहतर है। 23% लोगों ने कहा कि कम इजरायली आए पहले से, 24% लोगों ने कहा कोई इजरायली नहीं आए। इसका मानी क्या हुआ कि इजराइल को लेकर सारी दुनिया में चिढ़ पैदा हो रही है। इजराइल ने जो लेबनान में किया, जिस तरह से इजराइल ईरान पर हमले के लिए जिम्मेदार है, इन सब चीजों से इजराइल को लेकर दुनिया भर में चिढ़ बढ़ रही है। केवल हमारे नरेंद्र मोदी जी के मन में मोहब्बत बढ़ रही है और वो इजराइल के करीब जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट मुल्क इजराइल
इजराइल के करीब नहीं जा रहा है और इजराइल के हिस्से की ये जो बदनामी है वो ट्रंप भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में जो लीडरशिप है उसका एक बड़ा हिस्सा ईरान के जंग से बाहर जाना चाहता है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये बताती है कि वहां का जो पेंटागन है, पेंटागन जब कहिए तो समझिए कि वहां का जो सिक्योरिटी का पूरा मामला है जिसमें आर्मी वगैरह सब आती है, उसका मानना ये है कि गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी आर्मी का नंबर और कम किया जाना चाहिए। उसका कहना है कि ईरान ने जो हमला किया है उससे गल्फ स्टेट के भीतर कई अमेरिकी जो आर्मी के ठिकाने थे उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और अब अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि उनको दोबारा बनवाया जाए जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, और या फिर पूरे स्ट्रक्चर को बदला जाए, कुछ जो ठिकाने हैं उनको दोबारा बनवाया ही ना जाए, उनको अबैंडन कर दिया जाए, कुछ को बनवाया जाए और इस तरह से बनवाया जाए कि उसके बाद जो अमेरिकी आर्मी की तैनाती वहां पर हो वो पहले से काफी कम हो। रिपोर्ट ये बताती है कि पेंटागन इसमें लीड कर रहा है, पेंटागन की जो पॉलिसी डिपार्टमेंट है वो इसको लीड कर रही है, साथ में ज्वाइंट स्टाफ और यूएस सेंट्रल कमांड भी इस मामले को देख रहे हैं। और पेंटागन के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अभी तक पीट हेग्सेथ ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन लगातार इस पर बातचीत चल रही है। देखिए, आमतौर पर अमेरिका के 40,000 जो सैनिक हैं वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं और 20 के आसपास मिडिल ईस्ट में आर्मी बेसेस हैं अमेरिका के। अब ये कहा जा रहा है कि इनको कम किया जाए, इनके नंबर भी कम किया जाए और अमेरिकन बेसेस की संख्या भी कम किया जाए। जॉर्डन से लेकर ओमान तक ये एयर बेसेस हैं और यहां पर युद्धपोत हैं, यानी कि जंगी जहाज हैं, लड़ाकू जहाज हैं यहां पर, और एयर डिफेंस सिस्टम भी है। साथ में बहरीन में आप जानते हैं 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है और कुवैत और बाकी सब जगहों पर अमेरिकी आर्मी और एयर फोर्स के अड्डे हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि पेंटागन के अंदर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वहां पर आर्मी कम रखी जाए। ईरान के हमलों के बाद ये क्लियर हो गया है कि ये आर्मी ईरान के हमलों को रोक नहीं सकती और कोई तो है नहीं वहां पे जो हमला करे। पाकिस्तान तो जाकर हमला करेगा नहीं। ये सारे अड्डे इसीलिए बनाए गए थे कि रशिया और ईरान को रोका जा सके। रशिया उस इलाके में कोई हमला कर नहीं रहा है, यूक्रेन में फंसा हुआ है, और ईरान के हमलों के आगे इनकी चल नहीं रही है, केवल सैनिकों की जान जा रही है और माल का नुकसान हो रहा है, इसीलिए प्रेशर पड़ रहा है। अब इन सारी चीजों को अगर मिलाकर देखें तो क्या है, उसको 3 या 4 पॉइंट में समझ लेना जरूरी है। पहली बात यह कि इस जंग ने खाड़ी के अंदर 3 पावर सेंटर डेवलप कर दिए हैं। एक पावर सेंटर है ईरान के पास, दूसरा पावर सेंटर सऊदी अरबिया और तुर्की का, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है, और तीसरा पावर सेंटर जो हमेशा से था वो इजराइल के पास है, जिसके साथ बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे मुल्क हैं। अब ये 3 पावर सेंटर खड़ा करने का मतलब यह है कि जंग भले खत्म हो जाए, अलग अलग तरीके से तनाव बना रहेगा और कोई भी चिंगारी आग बन सकती है। दूसरी बात यह कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका किसी फैसला कुन मुकाम से बेहद बेहद दूर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल वो कर नहीं पा रहा है। ईरान और ओमान में जो बातचीत चल रही है वो खिंचती चली जा रही है। जाहिर है उस बातचीत में ईरान ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी जहाज और अमेरिकी पैसा लगातार बर्बाद हो रहे हैं, जिसके चलते अंदर से प्रेशर लगातार ट्रंप के ऊपर है कि इस जंग से बाहर जाएं, और इस जंग से बाहर जाने का मतलब है ईरान के आगे हार एक्सेप्ट करना। इस जंग से बाहर जाने का मतलब है कि इजराइल को अकेला छोड़ देना। इस जंग से बाहर जाने का मतलब यह है कि लेबनान और सीरिया को लंबे समय तक जलने के लिए छोड़ देना, सिविल वार जैसी कंडीशन में डाल देना। तीसरा पॉइंट कि ट्रंप चाहते थे कि कम से कम एक जगह वो सफल दिखाई दे, तो गजा पीस प्लान लेके आए थे, उसके बारे में मैं काफी बात कर चुका हूं पहले भी। वो भी अभी अटका हुआ है। हमास ने कहा हम हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन पहले इजराइल अपनी आर्मी हटाए। इजराइल अपनी आर्मी हटाने को तैयार नहीं है। एनवाय उनके आते हैं, जाकर कतर में मिलते हैं हमास के लोगों से, उसके बाद आकर मिलते हैं नेतन्याहू से, लेकिन कोई बयान नहीं आता है एग्जैक्टली क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। तो इस जंग ने और इजराइल की जंगखोरी ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे हाल में डाल दिया है कि चारों तरफ चिंगारियां बिखरी पड़ी हैं। कौन सी चिंगारी कब किस बारूद से जा मिले और
भभका शुरू हो जाए, धमाका शुरू हो जाए, लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर दुनिया में आग लगाने की भरपूर कोशिशें की। अब वो आग लगेगी या बुझ जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी जो हाल है वो मैंने आपके सामने पेश किया। आगे भी जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होंगे मैं लगातार उन पर बात करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।